तमाम सुनने वालों को मेरा यानी नईम का पुरखुलूस आदाब नमस्कार। उर्दू सर्विस की पूरी टीम की जानिब से आप सभी का खैर मकदम आज की नशियात में। दोस्तों, आज बच्चियों का बैनुल अक़वामी दिन है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 11 अक्टूबर सन 2012 से इस दिन को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। एक ज़माना था दोस्तों, जब लड़के लड़कियों में फ़र्क किया जाता था, मगर अब वक्त के साथ साथ हालात भी बदले हैं और सिनफी फ़र्क कम होने लगा है। अब बच्चियां भी आला तालीम हासिल कर रही हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में लड़कों के शाना बशाना चल रही हैं और कामयाबी भी हासिल कर रही हैं। इस दिन का ख़ास मकसद है दोस्तों, गर्ल चाइल्ड यानी छोटी बच्चियों की तालीम तक रसाई, ग़िज़ाइयत, कानूनी हुकूक़, तिब्बी निगहदाश्त और इम्तियाजी सलूक से तहफ़्फ़ुज़ दिलाना। हुकूमतें और तंजीमें तो दोस्तों अपना काम अंजाम देती ही हैं, लेकिन हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलाएं, उन्हें खुद कफ़ील बनाएं ताकि वो अपना मुस्तक़बिल रोशन बना सकें। और इस दफ़ा का मरकज़ी ख़याल या थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, यानी मेरी आवाज़ हमारा मुसावी मुस्तक़बिल। नौ उम्र बच्चों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, क्योंकि यही नन्ही नन्ही परियां दोस्तों कल कल्पना चावला, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, मिथाली राज, बछेंद्री पाल बनेंगी। और ताज़ा मिसाल है राफेल फाइटर जेट की कमान संभालने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह, जो राफेल फाइट जेट की पहली खातून पायलट बनी हैं। अपनी बच्चियों को फूलों की तरह रखिए, इससे आपकी ज़िंदगी की बगिया हमेशा महकती रहेगी।
ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का ये खूबसूरत सफ़र जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और अब आपको सुनवाते हैं कलामी शायर के तहत मोहतरमा ताहा शौकत का कलाम। शेर व शायरी का ज़ौक़ व शौक़ तो आपको है ही, आप समाजी कारकुन भी हैं और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में लेक्चरर के फ़राइज़ भी अंजाम देती हैं। आइए महसूस होते हैं उनके इस कलाम से। ऑल इंडिया उर्दू सर्विस के तमाम सामीन को ताहा शौकत का प्यार भरा सलाम। आइए आज इस कोरोना वायरस के इस माहौल में आइए कुछ मेरी गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। आप हजरात समाअत फरमाएं कि दिल में फुरकत का तेरी दाग लिए जाते हैं, दिल में फुरकत का तेरी दाग लिए जाते हैं, शामे गम को शबे मेराज किए जाते हैं। और हुस्ने मतला है मेरी गज़ल का कि हम वहाँ आज भी हंस हंस के जिए जाते हैं, हम वहाँ आज भी हंस हंस के जिए जाते हैं, फूल शाखों से जहाँ तोड़ दिए जाते हैं, फूल शाखों से जहाँ तोड़ दिए जाते हैं। और यकीनी तौर पर आज के माहौल के लिए ये शेर है। अगर हम इस माहौल का मुकाबला आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ करें तो हम इस पर फतह हासिल कर सकते हैं कि वो सफीने कभी डूबे हैं ना डूबेंगे कभी, वो सफीने कभी डूबे हैं ना डूबेंगे कभी, तस्करे जिसमें मोहब्बत के किए जाते हैं, तस्करे जिसमें मोहब्बत के किए जाते हैं। और ख़ास तौर से नाज़रीन इकराम, ये शेर जो मुझे बेइंतहा पसंद है और हासिल गज़ल है कि क्या खबर थी हमें ऐ दोस्त तेरी दुनिया में, क्या खबर थी हमें ऐ दोस्त तेरी दुनिया में, सिर्फ दामन ही नहीं लब भी सिए जाते हैं, सिर्फ दामन ही नहीं लब भी सिए जाते हैं। और नाज़रीन इकराम, ये मेरी गज़ल का मक्ता है, मुझे यकीन है कि आप हज़रात को पसंद आएगा कि मौत क्या चीज़ है ये अहले सुकू से पूछो, मौत क्या चीज़ है ये अहले सुकू से पूछो, बात जीने की है ताहा तो जिए जाते हैं, बात जीने की है ताहा तो जिए जाते हैं। और दिल में फुरकत का तेरी दाग लिए जाते हैं, शामे गम को शबे मेराज किए जाते हैं। शुक्रिया बाबा। तो सामीन, अभी आप महसूस हो रहे थे मोहतरमा ताहा शौकत साहिबा के कलाम से। उम्मीद करते हैं आपको उनका कलाम ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, उर्दू सर्विस की नशियात में अब हम आपको लेकर चलते हैं माजी में। जी हाँ, माजी की कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। दो ऐसी शख्सियत जो बेशक अब हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर उनका फ़न, उनकी शख्सियत का जादू अभी भी सर चढ़कर बोलता है। और दोस्तों, ये जादू रहती दुनिया तक कायम रहेगा। दोस्तों, आप और हम सभी बखूबी जानते हैं कि किशोर कुमार यानी किशोरदा कितने बड़े और उम्दा फनकार थे। सही माने में वो हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के ऑलराउंडर थे। एक वर्सेटाइल गुलकार के अलावा एक बेहतरीन अदाकार, फिल्मसाज, हिदायतकार और साथ ही साथ नगमा निगार और मौसीकार भी थे। अपनी युडली के लिए मशहूर किशोरदा अपने मज़ाहिया अंदाज के लिए जाने जाते थे। मगर एक बार ऐसा हुआ जनाब मन कि किशोर कुमार जैसा अजीम फनकार भी नर्वसनेस का शिकार हो गया। जैसा कि आम तौर पे क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाज नर्वस 90s का शिकार हो जाता है। क्या था ये मज़ेदार वाक़या, आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं मारूफ अदाकार सुनील दत्त साहब। आइए देखते हैं क्या फरमाते हैं और क्या सुना रहे हैं ये मज़ेदार किस्सा किशोरदा के हवाले से। मैंने देखा कि इतना अच्छा टैलेंट जो है, इतना अच्छा गाने वाला, इतना अच्छा एंटरटेन करने वाला, ये अगर स्टेज पे आ जाए
तो ये तो सोने पे सुहागे का काम है। फिल्मों में तो गाते ही थे और प्लेबैक सिंगिंग भी करते थे सबकी। तो मैंने कहा गुरु, बात यह है कि ये तुम्हारी आवाज़ तो लोग वहाँ कहाँ बर्फों में पहाड़ों में सुनते रहते हैं, मगर अगर आप खुद हों और आप खुद उनके सामने गाना गा रहे हों तो मैंने कहा कितना अच्छा लगेगा। और ख़ासकर हमारे जवान जो हैं हमारे देश की सीमाओं के ऊपर बैठे हुए और वो सारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले तो किशोरदा जैसे उनकी आदत थी, बहुत घबराए। तो मुझे 1 साल लगा उनको तैयार करने में, किशोर कुमार जी को 1 साल मुझे पूरा लगा ये तैयार करने के लिए कि स्टेज के ऊपर आके वो जवानों के लिए गाना गाएंगे। तो हम चल पड़े। पहला शो हमारा जो था वो था ये गैंगटॉक और नथुला के बीच में। तो वहाँ चारों तरफ बर्फ ही थी। तो बर्फ के ऊपर जवान जो थे बैठे हुए थे, बर्फ के ऊपर वो पिछले 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे क्योंकि हमारा इंतजार कर रहे थे। और स्टेज उन्होंने लकड़ी की स्टेज बनाई हुई थी और बिल्कुल ओपन स्टेज थी। आपको वहां आके बस खड़े होकर, माइक था, वहां गाना था और वो सब बर्फ के ऊपर बैठे हुए थे सारे। तो किशोरदा ने जब देखा तो कहता है भाई एक तो बर्फ से, ये ठंडी से मेरी जान निकल रही है और अब मैं कैसे बोलूंगा, मुझे कैसे गाना गाऊंगा। तो मुझे कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम माइक जो है बीच में रखो, तुम मेरे आगे रहो, तुम बीच में माइक होगा, उसके पीछे मैं खड़ा हूंगा। तो वही गाना गाते हैं कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। तो मैंने चलो अच्छा ठीक है भाई, किसी तरह तुम स्टेज पे तो आओ। तो वो गाना जब शुरू हुआ और मैंने अपनी लिप मूवमेंट दे रहा हूं तो मैंने पीछे देखा कि हमारा गुरु जो है अभी ट्रांस में आ गया है। गाना गाते गाते आखिर कलाकार तो कलाकार ही होते हैं। तो वो ट्रांस में आके उन्होंने आंखें बंद की। जब उन्होंने आंखें बंद की तो मैं वहां से खिसक गया। तो वो बिल्कुल ऑडियंस के सामने, अब जब ऑडियंस ने किशोरदा को देखा तो तालियां बजनी शुरू हो गई। तालियां ऐसी बजी कि जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि सुनील दत्त नहीं है वहां। तो पहले तो घबराए, मगर वो तालियों का असर इतना ज्यादा हुआ कि फिर वो शुरू हो गए। तो मुझे हमेशा कहा करते थे, कहते हैं कि ये जवानों की तालियों ने मुझे इतना इंस्पायर किया। और मैंने कहा कि अगर ये बेचारे बर्फ के ऊपर बैठ के मेरा गाना सुनने के लिए 2 घंटे से बैठे हुए हैं तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि मैं उनके लिए गाना ना गाऊं। मगर इस बात की मुझे खुशी है और मुझे फख्र है इस बात का कि जब भी कभी गुरु की यानी कि किशोरदा की हिस्ट्री, लाइफ की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा भी कहीं ना कहीं नाम छोटा सा कहीं से आएगा कि स्टेज पे लाने में सुनील दत्त का काफी हाथ है। आइकुम बाइकुम ताड़ा तूणी जोदर मास्टर छोचर बाड़ी रेल कम झमा झम पा पिछले आलू दम धिंग पटा पटा धिंगड़ी पक्को है जो मेरे दिल मेरा जो मेरे दिल मेरा पतली कमर तिरछी नजर बाहर बा क्या कहना तेरा। जो मेरे दिल मेरा ये पतली कमर तिरछी नजर बाहर बा क्या कहना तेरा। आई जो मेरे धिंग पटा पट धिंगड़ी पक्को लहरा के मस्ती में न चलो छुके दुनिया ये कहती है कि जरा रुके लहरा के मस्ती में न चलो छुके दुनिया ये कहती है कि जरा रुके मैं न मानूंगा इसे। हाँ? ये तो बातें हैं तेरी नजर आती है मुझे दुनिया हरी हरी यार भाई यार भाई यार। अरे मस्त है मस्त हुए बारे बरखुरदार अरे बारे बरखुरदार अरे बारे बरखुरदार दार दार। घूमे रे नाचे रे डटा सनम मेरा जो मेरे दिल मेरा ये पतली कमर तिरछी नजर बाहर बा क्या कहना तेरा। जो मेरे धिंग पटा पट धिंगड़ी पका जाने कैसे घबराहट हुई जाती है तुझे अरे रे हंसी आती है मुझे। जाने कैसे घबराहट हुई जाती है तुझे अरे रे हंसी आती है मुझे। मेरी उल्फत
ओ सनम बड़ी मुश्किल में फंसी, मैं कहूँ दर्द जिगर तुझे आती है हंसी, जांची केड़ों का मुझे खोचिया डीड़े को बाकरुनो कंचन के का खोचिया नेड़ो दिरी बीनाई गिरेंचा धड़ो रे पकड़ो रे गिरा गिरा सनम मेरा, जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मेरे दिल मेरा पत्ती कबार बाबूजी ने कहा था बेटा, जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मेरे सिंह पटापट धिगड़ी पोको। किसे कहते हैं मोहब्बत ये बता मेरी कसम, न मैं समझूं न मैं जानूं अब नाता हूँ सनम, किसे कहते हैं मोहब्बत ये बता मेरी कसम। गाए और झूम जाए दीवाने बने बने, मैं किसी की न सुनूं तू किसी की न सुने, चलती रहे कुछ तेरी ज़बां कुछ मेरी ज़बां सनम मेरे, जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मेरे दिल मेरा ये पतली कमर तिरछी नजर बाहर एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के जरिए। दोस्तों, जब किसी नजूमी या माहिर फलकियात की बात की जाती है तो हमारे जैसे आम आदमी की समझ में इल्म नजूम के मुतालिक कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। गालिबन सितारों के हवाले से चंद जुमले ज़रूर जहन में आते हैं, मसलन आजकल फ़लाँ शख्स के सितारे गर्दिश में हैं, या फिर आजकल इन दोनों के सितारे आपस में नहीं मिलते, हम तो रात भर तारे गिनते रहे, नींद तो कोसों दूर थी, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के तारीख साज प्रोग्राम में जिस फ़लसफ़ी माहिर फलकियात इल्म हयात के माहिर के मुतालिक बात होगी वो हैं मारूफ फ़लसफ़ी कपिल। तो आइए सुनते हैं उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से तारीख साज और आवाज़ उर्दू सर्विस की मायनाज और दिलकश आवाज़ों में से एक हमारे सीनियर साथी इकबाल वारसी की है। लीजिए सुनिए। तारीख़ आलम का वो ज़माना जो तारीख दौर के नाम से याद किया जाता है, हिंदुस्तान में ज़हनों की ताबानी से मुनव्वर रहा। उस अहद में भी हिंदुस्तानी दानिश्वरों ने फ़ज़ा और कायनात के बारे में क़यास आराइयाँ की। एक कदीम नज़रिया ये था कि ये तमाम कायनात पहले पानी थी जिससे प्रजापति का ज़हूर हुआ। उस दौर के मुफक्किरीन ने इस तसव्वुर की रोशनी में इस बसीत व अरीज़ और पुरअसरार कायनात के तबई और माबादुल तबई पहलुओं पर गौर किया। इन मुफक्किरों में सबसे अहम नाम कपिल का है, जो हज़रत ईसा से 600 साल पहले की शख्सियत है। हमारे कदीम माहिरीन फलकियात और हयात में कपिल को नुमाया मकाम हासिल है। कपिल ने अपनी तसनीफ तत्व समासों में कायनात के असरार को समझाने की कोशिश की है। चूंकि कपिल की यह किताब बहुत मुख्तसर और दकीक थी, कपिल ने इसकी शरह भी लिखी और फिर कपिल के शागिर्दों ने शरह से शरह लिखने का सिलसिला जारी रखा। कपिल के नज़रियात से ही हिंदुस्तानी फ़लसफ़े के एक मुनफरिद स्कूल फ़लसफ़े सांखिया की तश्कील अमल में आई। ये वो मकतब फ़िक्र है जो इंसान के फ़ज़ाए बसीत और कायनात में किए गए तमाम तजर्बात और मुशाहिदात का निहायत बेबाकी से तज्जिया करता है और इसके बाद उन्हें अक्ल की कसौटी पर परखता है। कपिल का ख्याल था कि कायनात का वजूद एक गैर मरई फ़ज़ाई तवानाई के जरिए अमल में आया, जिसे उसने प्रकृति का नाम दिया। कायनात के मुकाबिल दूसरी हकीकत जिंदगी है, जिसे वो पुरुष का नाम देता है। कपिल ने बताया कि इंसानी रूह न इल्लत है न मालूल, बल्कि महज इल्म है जो प्रकृति के साथ वाबस्ता है। रूह का ये इर्तिबात प्रकृति की फ़ज़ाए तारीक को बेशऊर को इल्म के नूर से रोशन करता है और प्रकृति में हरकत पैदा होती है। कपिल ने प्रकृति को 3 सिफात का हामिल बताया। एक तो सुत्व, जो किसी जिस्म में जाहिर होकर मसरत और रोशनी देती है।
दूसरी सिफत रजस है जो अशिया को मुतहर्रिक करती है, और तीसरी तमस है जो जुमूद और ठहराव को जाहिर करती है। अगर इंसानी मिजाज में सुतूफ गालिब आ जाए तो इंसान नेक और आकिल बन जाता है। रजस गालिब आए तो इंसान में शुजात पैदा होती है, और अगर तमस गालिब आ जाए तो जहालत और कम हिम्मती पैदा होती है। कपिल ने इंसानी जिंदगी को महवर बनाकर कायनात के असरार को जानने की राह निकाली। कपिल का अहम नजरिया यह है कि इस कायनात में इंसान को तमाम मज़ाहिर का महवर होने का शरफ हासिल है, और कायनात का तमाम इल्म सिर्फ इंसान के जरिए से ही हासिल किया जा सकता है। कायनात के तमाम मज़ाहिर को समझने के लिए इंसानी वजूद का इल्म अव्वलियत रखता है। मादा और रूह दोनों कदीम हैं। मादे के जरिए कायनात का इर्तिका अमल में आया। रूह तगय्युर पजीर नहीं है, बरखिलाफ इसके मादे में तगय्युरात रूनुमा होते हैं। कपिल ने कायनात और फलकियात के मुताले के लिए एक बुनियादी नुक्ते नज़र को तश्कील दिया। इस तरह कायनात के बारे में गौर व फिक्र और तजर्बात व मुशाहिदात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका असर हम 19वीं और 20वीं सदी की फलसफियाना तहरीकात में भी आसानी से देख सकते हैं। मसलन मार्क्सी नुक्ते नज़र में मादे को जो मकाम हासिल है उसका सरचश्मा भी कपिल का फलसफा सांख्यिया है, जो हजारों बरस पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर वजूद में आया। कपिल ने इल्म हैत के सिलसिले में जो सवालात उठाए उन्हें हल करने के लिए हिंदुस्तानी दानिश्वरों ने रियाजियात का भी सहारा लिया, और एक मुफक्किर के जहन और अंदाज़े फिक्र से इल्म और तहकीक व तजस्सुस की बेशुमार राहें पैदा हुई। इसीलिए कपिल को महज एक फलसफी ही नहीं, बहुत से उलूम के आगाज का सरचश्मा भी तस्वुर किया जाता है। इकबाल वारसी की आवाज़ में दोस्तों आपने तारिक साज का ये सेगमेंट सुना। मौजू था कपिल मने। अपने तमाम दोस्तों की खिदमत में फूला पंडिता का आदाब भी कबूल हो। आप अपने अहले खाना के साथ खुश खुरम रहे, यही हमारी दिली ख्वाहिश है। त्योहारों की आमद है दोस्तों। हर तरफ आजकल फ़ज़ा खुशगवार नज़र आ रही है, बाज़ारों में रौनक है। मगर दोस्तों आजकल के इस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए भीड़ भाड़ से बच के रहना है। ख़रीदारी आप बेशक कीजिए, लेकिन बिल्कुल तरीके से। अगर हम अपने सारे काम सलीके से अंजाम दें तो सारा निज़ाम शानदार रहेगा। घर से बाहर जाने के टाइम अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें, एक सैनिटाइज़र साथ रखें और दूरी बना के रखें। ये 3 बातें आज के डेट में बेहद ज़रूरी हैं, अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत के लिए। सेहत के हवाले से जान है तो जहान है के तहत आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष अग्रवाल विनायक हॉस्पिटल डेरावाला नगर का मेडिकल डायरेक्टर हूँ, और मेरा ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम। आज हम एक बहुत ही डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं। ये कोरोना क्राइसिस ने सब जगह हाहाकार मचा रखा है। ये एक बहुत स्पेशल टाइप का एक नई तरह की बीमारी आई है जिसका कोई इलाज नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए दिए जा रहे हैं, और इसके अंदर ना कोई देश की भौगोलिक स्थिति, ना कोई तापमान, ना कोई जाति विशेष, ना कोई धर्म, किसी का रोल नहीं है। सब गरीब अमीर, छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे जवान सभी बराबरी से इससे बीमार हो सकते हैं। इसलिए सोचना यह है, सवाल ये उठता है कि आखिर करें तो करें क्या। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मेडिसिन की बहुत बड़ी कहावत है, और ये आज के समय में इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह साध्य है, सच्चे है। हम यदि प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें तो काफी हद तक हम इससे बच भी सकते हैं, इस महामारी को फैलने से भी रोक सकते हैं, और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं।
तो सावधानी बरतना ही एक मेन बात इसके अंदर है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि पैनिक ना फैलाएं, घबराएं ना, परेशान ना हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है इसके अंदर जो हम जरा सी समझदारी, जरा सी सावधानी से टैकल ना कर सकें। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सब्जी, फल, राशन, रोजमर्रा की वस्तुएं, अस्पताल, दवाएं और बाकी जितने भी हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हमें बड़े आराम से मिल रही हैं। कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता कि इन चीजों का कोई अभाव है। जब अभाव नहीं है तो दोस्तों क्यों हम होर्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी चीज की होर्डिंग ना करें, ताजा चीजें खरीदें, ताजा खाएं और गर्म खाना और गर्म पानी पिए। अब आइए, हमने परेशानी कहा कि इस परेशानी से बचने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हमें समझना होगा हम क्या क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। थोड़ा सा इसके अंदर एक बदलाव मैं कहना चाहता हूं। इनफैक्ट इट इज नॉट ए सोशल डिस्टेंसिंग इन द ट्रू सेंस। इसका मतलब है फिजिकल रूप में हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन मानसिक रूप में थ्रू टेलीफोन, थ्रू स्काइप एंड अदर मीडिया वी शुड गेट कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड, अदरवाइज वी शैल फील वेरी लोनली। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है हम एक दूसरे के करीब ना आए, और जब किसी वजह से आना पड़े तो कम से कम 5 या 6 फुट, 6 फुट विल बी ए बेटर आइडिया, से हम दूरी बनाए रखें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, अहम, मैं उसको उसी ऑर्डर में बताऊंगा, और वो है हाथों को बार बार धोना। अच्छी तरह साबुन से धोना, 20 से 25 सेकंड धोना, हर कॉर्नर को धोना, हर तरीके से बताना, इस तरह, इस तरह, इस तरह अच्छी तरह हाथ धोएं, बार बार धोएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये सरफेसेस पे डिपॉजिट रहता है। जाने अनजाने ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी सरफेस को ना छुएं। तो हर 1-1.5 घंटे पर, कुछ लोग तो आधा घंटा कहते हैं, उसमें आप अपने हाथों को बार बार धोते रहें। इससे जो आपके हाथ कांटेक्ट में आते हैं, और आपको ये भी बताना पड़ेगा, मुझे चाहता हूं कि सबसे ज्यादा कांटेक्ट में हमारे ये 2 हाथ आते हैं, और कोई हिस्सा हमारे शरीर का ज्यादा कांटेक्ट में सरफेसेस पे नहीं आता। हम अपने दरवाजों के हैंडल, हम अपने टेबल टॉप्स, हम अपने गैजेट्स, हर जगह हम जहां टच कर रहे हैं वो हाथों से ही करते हैं। तो हाथों का बार बार धोना, या तो साबुन से जैसा बताया, या 70% अल्कोहल सैनिटाइजर से हमें बार बार हाथों को वॉश करना चाहिए। और खास तौर से किसी भी काम करने के बाद तो जरूर, जैसे खाना खाने के बाद, शौच के बाद, बाथरूम के इस्तेमाल के बाद, या किसी और चीज को काम करते वक्त हम टच कर रहे हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप ही है, चाहे वो हमारा कोई और गैजेट है, तो हमें बार बार हाथों को धोना चाहिए। तीसरा है कि ये फैलता कैसे है। सबने अब तक 50 बार इस बात को बता दिया गया है मीडिया पर कि ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, ये खाने पीने के पदार्थ से नहीं जाता, जिसे कहते हैं ओरोफिकल रूट से इसका कोई संबंध नहीं है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। हमने खांसा, हमारी सांस में, हमारे नजले में खांसने से जो कीटाणु हैं वो तकरीबन 2 से 3 फीट तक दूर जाते हैं और उस पर्टिकुलर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब वो सरफेस को जब भी हम टच करेंगे तो वो हमारे हाथों द्वारा हमारे मुंह, नाक, आंख पर जाता है या हमारे कपड़ों पे लगता है, तो इसीलिए ये इस कॉन्टेक्ट से फैलता है। देयरफॉर हाथों को बार बार धोना बहुत ही जरूरी है। और खांसते हुए एक थोड़ी सी प्रिकॉशन लें कि हाथों में ना खांसें, रुमाल में या किसी टिश्यू में या आर्म के साइड से खांस लें, तो उसका स्प्रेड नहीं होगा। और उस रुमाल और टिश्यू को अच्छी तरह से डिस्पोज कर दें अपने डस्टबिन के अंदर। अब ये जो वायरस है, ये जब ड्रॉपलेट से गया हमारे आंख, नाक, कान की हम बात कर रहे हैं, तो ये डिपॉजिट होता है हमारे ओरोफेरिंक्स में या नेजोफेरिंक्स में, वहीं से इसका टेस्टिंग भी होता है।
अब वहां यदि जमा हो गया तो वहां से हटाने के लिए कुछ कर लेते हैं। तो बार बार पानी पिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने से और बेहतर रहेगा। और हो सके तो सुबह रात सोने से पहले हम गार्गल्स, गर्म पानी के नमक डाल के गार्गल्स कर लें और रात में भी ब्रशिंग ऑफ द टीथ कर लें तो उससे बहुत फायदा होगा। जान है तो जहान है के तहत अभी आपने विनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष अग्रवाल से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने से मुतालिक ये मुफीद मशवरे और एहतियाती तदाबीर सुने। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत सहल तरीके से इसके बारे में समझाया। दोस्तों, इस मुफीद जानकारी को आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं ताकि औरों को भी इसका फायदा हासिल हो सके। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के जरिए। आज दोस्तों मसाला जीरे के बारे में कुछ जान लेते हैं। जीरा एक ऐसा गर्म मसाला है जो हर घर में ही मौजूद होता है और खानों का जायका दोबाला करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरे का मशरूब सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है? जी हाँ दोस्तों, जीरे का पानी निहार मुंह इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। 2 बड़े चम्मच जीरे को पानी में रात भर भिगोए रखें और सुबह उबालकर जीरे को छानकर पी लें। इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है, कब्ज से निजात, जबकि अच्छी डाइजेशन समेत मुतादिद फवायद भी हासिल हो सकते हैं। 15 दिन में इस मशरूब की मदद से पेट की चर्बी कम होने लगती है। जीरे पानी में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए ये जिस्मानी वजन कम करने के लिए बेहतरीन मशरूब साबित होता है। जीरा एंटीऑक्सीडेंट्स के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। इसी तरह विटामिन सी और विटामिन ए से भी भरपूर होता है और कॉपर समेत दीगर मिनरल भी इसमें मौजूद होते हैं। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म सुस्त रवि से काम करता है, मेटाबॉलिज्म की सुस्त रफ्तार जिस्म को शुगर और चर्बी को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं छोड़ती, जिसके नतीजे में जिस्मानी वजन बढ़ने लगता है। जीरा इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे निज़ाम हाजमा भी बेहतर होता है। सेहतमंद हाजमा अच्छी सेहत की कुंजी मानी जाती है। जीरे का पानी आंतों की हरकत को बेहतर करता है, जबकि निज़ाम हाजमा बेहतर होने से मेटाबॉलिक रेट तेज होता है और नतीजा जिस्मानी वजन में कमी की सूरत में निकलता है। जीरा पेट फूलने की शिकायत को भी कम करता है। इस तरह दोस्तों, जीरा खानों का जायका लज्जतदार बनाने के साथ साथ सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब करता है और आपका मोटापा भी दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें आपकी अच्छी सेहत के मकसद से ही हो रही हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार करो, इसकी हिफाजत करो। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखें। इस उम्मीद के साथ लेते हैं आज का प्रोग्राम अपने दोस्तों से ख़त्म करने की इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।